Hello friends, welcome again on Pathfinder Academy and welcome again on Theory Classes Series Mission Second Gate 2025। इस सीरीज़ में स्वागत है और बिना कोई देरी करते हुए आज हमने जो कल हमारा जो रेनासा का पार्ट 1 था उसके आगे रेनासा पार्ट 2 की सीरीज़ हम आज लेकर के आए। रेनासा पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे एलिजाबेथ पीरियड की। एलिजाबेथ के रेस्ट ऑफ जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं और जीनियस हैं जिनके बारे में चर्चा नहीं की थी उसकी आज हम बात करेंगे। हमने यस्टरडे पार्ट 1 की क्लास में शेक्सपियर के बारे में और रेनासा के 4 डिवीज़न के बारे में देखा और पहला डिवीज़न एलिजाबेथ पीरियड का हमने देखा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर हैं और शेक्सपियर के बारे में हमने पूरा जो है उस पार्ट 1 की जो क्लास थी हमारी उसमें हमने पूरी तरह से स्टडी किया। पार्ट 2 में रेस्ट ऑफ एलिजाबेथन पीरियड के रेस्ट ऑफ जो ऑथर्स या राइटर्स हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए। हम ये देखेंगे सबसे पहले रेस्ट ऑफ जो पोएट्स हैं, जो ऑथर्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। थॉमस किड जो इसमें इंपॉर्टेंट एक जो है एलिजाबेथन, हमने हमारा जो कल पार्ट 1 की क्लास ड्रॉप की थी जहां हमने ख़त्म की थी शेक्सपियर केवल एक ऑथर, एलिजाबेथन पीरियड के केवल एक ऑथर जो थे शेक्सपियर के बारे में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 की क्लास में। आज बाकी जो ऑथर हैं एलिजाबेथ पीरियड के उसके बारे में आज हम बात करें। थॉमस किड नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पोएट हैं। ही इज़ ड्रामेटिस्ट हु इज़ इंट्रोड्यूस ब्लड एंड थंडर इन इस क्लास। ब्लड एंड थंडर को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने ड्रामा के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका कंट्रीब्यूशन है वह कि इन्होंने ब्लड एंड थंडर जो एलिमेंट है उसको ड्रामा में इंट्रोड्यूस किया। और उनकी स्पेनिश ट्रेजेडी डॉक्टर हैमलेट, देखिए हैमलेट जो है ट्रेजेडी वो तो शेक्सपियर के द्वारा जो है वह बनाई गई है, लेकिन डॉक्टर हैमलेट जो है जिसमें स्पेनिश बैकग्राउंड है वह थॉमस किड के द्वारा बनाई हुई है। तो ये हैमलेट जो है वो मिलता जुलता आपको ध्यान में रखना है। क्रिस्टोफर मार्लो नेक्स्ट है हमारे जीनियस इसके, क्रिस्टोफर मार्लो। ही इज सन ऑफ शू मेकर, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सन ऑफ शू मेकर है वह, और ओनली ड्रामेटिस्ट हैं जिनको कि शेक्सपियर के पहले सीरियसली पढ़ा गया, सीरियसली जील के साथ एंथुसियाज्म के साथ इनको अच्छी तरह से शेक्सपियर से पहले जो है केवल एकमात्र ये हैं क्रिस्टोफर मार्लो जिनको पढ़ा गया था। ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज ग्रुप, रेज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ड्रामास। ड्रामास का जो सब्जेक्ट मैटर है उसका जो क्वालिटी है उसको क्या किया इन्होंने, रेज करने का काम किया। और इनकी हीरोज है रेनासा स्पिरिट जो थी, रेनासा स्पिरिट थी, लाइफ एंड रियलिटी टू कैरेक्टर, इन्होंने कैरेक्टर को और जीवंत किया, लाइफफुल किया। इनके जो मेन जो इनके वर्क्स हैं, ज्यूज ऑफ माल्टा ये ध्यान में रखना है, एडवर्ड सेकंड और डॉक्टर फोस्टर्स, ये इनके मेन वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो के, जो आपको जानकारी में होने बहुत ज़रूरी है। सीधा क्वेश्चन बनता है इसमें से। और शू मेकर के संत है ये आपको ध्यान में इसमें रखना है। और इनको शेक्सपियर से पहले द ओनली ड्रामेटिस्ट हु वॉज रेड केयरफुली एंड सीरियसली एंड विद जील। यस, नेक्स्ट है बेन जॉनसन। अगला जो नाम आता है बेन जॉनसन का आता है। बेन जॉनसन जो थे वो बेसिकली मेन सटायरिस्ट थे और प्रोस राइटर ज़्यादा थे, कुछ पोएम वगैरह भी इन्होंने लिखी। तो ही वॉज कंटेम्प्रेरी, सबसे मेन बात है कंटेम्प्रेरी थे विलियम शेक्सपियर के, ये ध्यान रखना है। प्रेजेंटेड 2 पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इन इस ट्रेजेडी, अपनी ट्रेजेडीज के अंदर जो उस समय की सोसाइटी थी उसको इन्होंने अच्छी तरह से रखा। और इन्होंने सटायर जो थे वह खूब लिखे और प्रोमिनेंट सटायर थे। उन्होंने कहा था कि ही विल स्ट्रिप द रैगेड फॉलीज ऑफ द टाइम। उन्होंने कहा था कि उनके समय एलिजाबेथ पीरियड के समय जो फॉलीज और जो मूर्खताएं जो उस समय चल रही थी, जो ट्रेंड्स चल रहे थे, उसको उन्होंने स्पष्ट अपना जो सटायर था, एक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो सटायर लिखा था, जो प्रोस लिखा था, उसमें भी उन्होंने ये लाइन लिखा था कि उन्होंने वह जो है अपने समय की उस एरा की जो फॉलीज हैं, जो मूर्खताएं हैं, जो सुपरस्टिशन है, उनको क्या करेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये इनका सटायर भी है लिखा हुआ और उसमें ये लाइन भी लिखी है। तो आपको इस लाइन के ऊपर ये जो है ये इनका जो द्वारा बोला गया क्लोज है, ये स्टेटमेंट है, इस पर ध्यान रखना है। अमंग द ड्रामेटिस्ट ऑफ द एज बेन जॉनसन वॉज ग्रेट सटायरिस्ट थे, ये ध्यान में रखना है। प्रोज राइटिंग काफ़ी की इन्होंने,
प्रोज राइटिंग के अंदर ये काफ़ी मेन थे और सटायरिस्ट भी मेन थे। हालांकि सटायरिस्ट जो हैं, किंग ऑफ सटायरिस्ट जो हैं वो ड्राइडन है। हमने पहले जब सटायर पढ़ा तब हमने बात की थी, जॉन ड्राइडन जो है वो लीडर हैं सटायर के अंदर, लेकिन ये बेन जॉनसन थे, वह भी प्रोमिनेंट जो हैं वह सटायरिस्ट माने जाते हैं। एलिजाबेथ पीरियड की हमने जो रेस्ट ऑफ जो राइटर्स थे, ऑथर्स थे, जो पोएटिक जीनियस थे उसके बारे में बात की। अब मैन क्रिटिकल वर्क, जो बेन जॉनसन के कौन कौन से क्रिटिकल वर्क एलिजाबेथन पीरियड के अंदर थे, इसके बारे में द पोएट एस्टर, सटायर और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। पोएट एस्टर और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये दो इनके द्वारा लिखे हुए सटायर थे एलिजाबेथ पीरियड में। इसके अलावा एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द अल्केमिस्ट, द साइलेंट वुमेन ऑफ इपिकोनी और सिजेनियस एंड कैटिलिन, ये ट्रेजेडी, सिजेनियस एंड कैटिलिन यह ड्रामा था, एक ट्रेजेडी ड्रामा था जो इन्होंने लिखा। तो इनके वर्क जो हैं, इनके द्वारा लिखा हुआ जो लिटरेरी फॉर्म है वो आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में होना चाहिए आपको। बेन जॉनसन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटी है इंग्लिश लिटरेचर की। सीधा क्वेश्चन कोई भी इनका पीस ऑफ वर्क है उससे लेकर के सीधा क्वेश्चन आपको पुट किया जा सकता है। एलिजाबेथन लिरिक, हमने सारे जो इम्पोर्टेंट डोमिनेंट और प्रोमिनेंट राइटर्स थे, ऑथर्स थे, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब एलिजाबेथन जो पीरियड था उसकी लिरिक जो थी, उसके जो सॉन्ग्स थे, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। द एलिजाबेथन लिरिक इज हॉलीडे लिरिक, काफ़ी मेलोडियस लिरिक था, यह स्वीटर लिरिक था। सोलेस, बिल्कुल काम और शांत, अपने जीवन को लेके काम, शांत, स्वीटफुल और काफ़ी जो है हॉलीडे लिरिक, मतलब काफ़ी स्वीटन लिरिक था और मेलोडियस लिरिक था। लाइफ इन हॉल एंड बोवर, जिनको घरों के अंदर उत्सवों पर गाया जाता था, और बोवर और बाहर खुले बगीचों में और खुले वातावरण में भी उनको जो अच्छी तरह, इन कोर्ट के अंदर, दरबारों के अंदर यह बोला जाता था। एलिजाबेथन पीरियड था जिसमें लोग दरबारों में कोर्ट पे, जो कोर्ट होता था, कोर्ट का मतलब यहाँ एलिजाबेथ का कोर्ट से मतलब है, वहाँ पर बहुत सारा संगीत गाया जाता था। तो एलिजाबेथन लिरिक जो था वो कोर्ट में बहुत पेश किया जाता था एंड सिटी और शहर के अंदर बजाया था। पैट्रियोटिक फीलिंग एक इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इस एलिजाबेथन लिरिक में, पैट्रियोटिक फीलिंग थी। डील्स विथ फैंसी एंड इमेजिनेशन, इसके अंदर यह जो लिरिक थे या सॉन्ग्स जो थे फैंसी और इमेजिनेशन से भरे हुए थे। इट्स थीम इज लव था, उसमें बिट्रेयल था, कोर्टशिप थी और इनकॉन्स्टेंसी थी। ये सारे जो क्वालिटीज़ थी वो एलिजाबेथन लिरिक में प्रेजेंट थी। द प्रोमिनेंट लिरिस्ट कौन कौन से थे? रॉबर्ट ग्रीनी, देखिए अभी तक हमने एलिजाबेथ के ऑथर्स वगैरह देखे, एलिजाबेथ के मेन जो पर्सनालिटीज़ थी उसकी बात की। अब हम स्पेशली लिरिस्ट, प्रॉपर जो लिरिक बनाने वाले कौन थे, तो रॉबर्ट ग्रीनी, लॉर्ड बेंटन, कैंपियन, शेक्सपियर हिमसेल्फ और बेन जॉनसन हिमसेल्फ। यह लिरिस्ट अलग से लिस्ट आपको ध्यान में रखनी है जो कि एलिजाबेथन पीरियड के क्या थे, लिरिस्ट थे। हमने एलिजाबेथन पीरियड के लिरिक की यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, द मैन सटायरिस्ट, इस एज के, एलिजाबेथन एज के सटायरिस्ट, मेन सटायरिस्ट, इसमें काफ़ी सटायर लिखे गए। तो सटायरिस्ट कौन थे? जोसेफ हॉल थे, एडमंड स्पेंसर थे और बेन जॉनसन। मैंने अभी बताया बेन जॉनसन के बारे में हमने बात की। बेन जॉनसन के द पोएट स्टार हमने बात की, ठीक है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बात की। ये दो मेन इनके सटायर थे। और सिंथियाज रिवेल्स यह भी इनका सटायर माना जाता है। तो मेन सटायरिस्ट कौन थे और बेन जॉनसन के जो है वो सटायर कौन कौन से उनके द्वारा लिखे गए, ये ध्यान रखना। एडमंड स्पेंसर जो थे अपनी शैली को लेकर, अपने स्टाइल को लेकर के काफ़ी प्रचलित थे। उनकी अपने सोनेट की लिखने की एक स्पेंसरियन स्टाइल थी जिनको स्पेंसरियन सोनेट भी कहा जाता है। यहाँ पर हम सटायर की बात कर रहे हैं। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट, ठीक है। लिमिटेड सटायर लिखे हालांकि इन्होंने, लेकिन लिखे इस एज के अंदर। र्यून ऑफ टाइम्स एंड मदर हर्बार्ड्स टेल, ये दो इनके जो हैं वह सटायर थे। फॉक्स एंड द एप जो है इनका सटायर था। यह दोनों एडमंड स्पेंसर के सटायर हैं, जो ध्यान रखना है, जो कि एलिजाबेथ पीरियड के हैं। एडमंड स्पेंसर ने और भी सोनेट वगैरह लिखे जिनको कि हम आगे जैकोबियन और आगे प्यूरिटन जो एज है उसमें हम देखेंगे, जो कैरोलिन एज है उसके अंदर हम उसको पढ़ेंगे।
इसके अलावा एक और कैरेक्टर है थॉमस वैट। थॉमस वैट जो हैं वह भी एलिजाबेथन पीरियड के हैं, नॉन एज द इंट्रोड्यूसर ऑफ सोनेट। इनको सोनेट के इंट्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है थॉमस वैट को। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा सोनेट से जुड़ा हुआ अलग एक पॉइंट दे दिया है। थॉमस वैट जो हैं वह भी एलिजाबेथन पीरियड के क्या हैं, वह एक कैरेक्टर हैं। एलिजाबेथन पीरियड ऑफ प्रोस। अब हमने लिरिक की बात कर ली, हमने मेन पर्सनालिटीज़ की बात कर ली, हमने सटायरिस्ट की बात कर ली। अब हम प्रोस की बात करते हैं। मेन प्रोस लिखने वाले प्रोस राइटर कौन थे? तो जॉन लिली सबसे पहला नाम जो आता है, जॉन लिली। ही इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टाइल कॉल्ड यूफिस्टिक स्टाइल। यूफिस्टिक का मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टाइल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके अपने जो राइटिंग्स थी उसमें एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा काफ़ी देखा गया। उन्होंने काफ़ी एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, मेटाफर, सिमिली इनका इन्होंने अपने राइटिंग्स में बहुत यूज़ किया। ये इनका एक्सपेरिमेंट था, इसलिए यूफिस्टिक स्टाइल जो थी वो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। इन हिज न्यू स्टाइल ही हैविली यूजेज एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, मेटाफर एंड सिमिली। तो जॉन लिली जो है प्रोस राइटिंग में आपको ध्यान में रखना है, एलिजाबेथ पीरियड में प्रोस राइटर के अंदर जॉन लिली मेन है। सर फिलिप सिडनी बहुत बड़े उस समय के प्रोस राइटर थे एलिजाबेथ पीरियड के। ठीक है, ट्रेडिशनल रोमांटिक शिवेलरी थीम इन इस वर्क। अपने वर्क के अंदर रोमांटिक बहादुरी की कहानियाँ और सब्जेक्ट मैटर लिए हुए उनके काम होते थे। उनके मेन जो राइटिंग्स हैं ये 3 राइटिंग है। इन तीनों राइटिंग को आपको दिमाग में रखना है। आर्केडिया प्रोस रोमांस, ये प्रोस में लिखा गया रोमांस है। फिलिप सिडनी प्रोस राइटर थे, एक तो ये ध्यान रखना है। और आर्केडिया जो है वो प्रोस रोमांस है। कंटेंस एलिमेंट्स ऑफ सटायर, हालांकि इसमें थोड़ा सटायरिस्टिक एलिमेंट है, लेकिन ये सटायर नहीं है। ये अपने आप में कहीं पे ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। कहीं पे कुछ बुक्स में मैंने देखा है कि ये इसको सटायर बनाया गया है। जो सर फिलिप सिडनी थे उन्होंने कोई सटायर नहीं लिखा, वो प्रोस राइटर थे और अपने प्रोस राइटिंग में उनका हमेशा एक सटायर एलिमेंट होता था। वह किसी न किसी चीज़ को लेकर के सटायर करते थे। तो ध्यान रहे, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इट इज़ अ सोनेट। ये सोनेट थी, यह तो प्रोस था, यह सोनेट थी। इन विच ही सटायर्स फोली एंड सुपरफिशियलिटी ऑफ लव एंड डिज़ायर। लव और डिज़ायर की जो सुपरफिशियलिटी और फोलीज जो थी उसको सटायर किया है उन्होंने अपने सोनेट एस्ट्रोफिल एंड स्टेला के अंदर, जो कि सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखी गई। अपोलॉजी फॉर पोएट्री, ये अपोलॉजी फॉर पोएट्री जो था वह भी इनका प्रोस राइटिंग, ऐसे राइटिंग था, इनका ऐसे राइटिंग था। और इसमें भी सटायर उन्होंने किया था। पोएट हेटर्स, ये जो पोएट हेटर्स जो थे, जितने भी पोएट्री की आलोचना करने वाले, उनके ऊपर सटायर किया था। अपोलॉजी ऑफ पोएट्री रिमेन्स द ओनली इम्पॉर्टेंट वन अंटिल ड्राइडन रोट हिज ऐसे ड्रामेटिक पोएट्री। ड्राइडन का ऐसे ड्रामेटिक पोएट्री से पहले तक जो है एपोलॉजी ऑफ पोएट्री जो था वह सबसे पॉपुलर, सबसे डोमिनेंट और इम्प्रेशन वाला जो ऐसे था वह यह फिलिप सिडनी का लिखा हुआ अपोलॉजी फॉर पोएट्री था। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन सीधा इस तरह का भी बनता है कि ड्राइडन के ड्रामेटिक पोएट्री ऐसे से पहले कौन सा ऐसे जो था वो डोमिनेंट था, किसके द्वारा लिखा गया था। फ्रांसिस बेकन जो थे वह भी एलिजाबेथ पीरियड में थे। फ्रांसिस बेकन बाद के एलिजाबेथ पीरियड के बाद जैकोबियन पीरियड में भी इन्होंने राइटिंग का काम किया है। कुछ इनका राइटिंग जो है वह आपके एलिजाबेथ पीरियड में है। देखिए इनका क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। इनके द्वारा ढेर सारे नंबर ऑफ ऐसेज जो थे वो लिखे गए। तो फादर ऑफ ऐसे फ्रांसिस बेकन, ध्यान रखना, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म का फादर इनको कहा जाता है। आफ्टर ऑब्जर्विंग हिज विट क्वीन एलिजाबेथ कॉल्ड हिम व्हेन ही वाज जस्ट ए चाइल्ड। जब वह बच्चे थे तो उनकी विट की, इनकी चतुराई को, इनकी इंटेलिजेंसी को देख करके क्वीन एलिजाबेथ जो थी उन्होंने लिटिल लॉर्ड कीपर जो है वह फ्रांसिस बेकन को क्वीन एलिजाबेथ ने बोला था। क्वेश्चन बनता है सीधा, ही हैड इम्प्रेशन ऑफ साइंस एंड फिलोसफी। दूसरा क्वेश्चन सीधा बनता है कि इनका जो राइटिंग्स था उसमें जनरल लिटरेचर जो था वो सब्जेक्ट मैटर नहीं होकर के साइंस और फिलॉसफी के ऊपर यह लिखने का काम करते थे।
यह भी सीधा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रांसिस बेकन का। अलेक्जेंडर पोप ने भी, अलेक्जेंडर पोप जो कि एक प्रोमिनेंट राइटर है 18th सेंचुरी के, उन्होंने भी बेकन के ऊपर ऑफ बेकन्स, ठीक है, ऑफ बेकन्स वर्क यह लिखा है। मतलब अलेक्जेंडर पोप की पूरी एज मानी जाती है, पूरा का पूरा एरा अलेक्जेंडर पोप का माना जाता है। उन्होंने भी फ्रांसिस बेकन की जो है वो क्या किया, अप्रिसिएशन किया। ही इज ग्रेटेस्ट वर्क, फ्रांसिस बेकन का ग्रेटेस्ट वर्क एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग यह है, और एक नोवम ऑर्गेनियम, नोवम ऑर्गेनियम न्यू ऑर्गन एंड इंस्ट्रूमेंट, जैसे न्यू ऑर्गन एंड इंस्ट्रूमेंट, जैसे साइंस का आपको ये एक तरह से यह जो हेडिंग है और ये जो नाम है वो साइंस से रिलेटेड आपको ऐसे ही लग जाएगा। तो नोवम ऑर्गेनियम और एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, यह फिलॉसफी और साइंस से रिलेटेड उन्होंने ऐसे लिखे थे। ऐसे में डोमिनेंसी रखते थे। लिटिल लॉर्ड कीपर कहा था क्वीन एलिजाबेथ ने, और इनके जो ऐसे का जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो फिलॉसफी और साइंस ये होता था। ये आपको इसमें स्पेशली ध्यान रखना है, जो कि आपके क्वेश्चन बनेंगे। हिज वर्क इज जनरल लिटरेचर में उनका जो वर्क है वह सिविल एंड मोरल, इसके ऊपर ऐसे लिखा है इन्होंने, सुझाव, सजेशन, ठीक है, अपना लिटिल कलेक्शन ऑफ ऐसे का कलेक्शन, सुझाव, और उस कलेक्शन का नाम है सिविल एंड मोरल। सिविल एंड मोरल जो उन्होंने ऐसे लिखा, उसमें उन्होंने जनरल लिटरेचर के ऊपर बात कही है, जिसमें उसमें जनरल लिटरेचर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह उसमें क्वालिटी जो होती है वो उसमें दिखाई देती है। यह जनरल लिटरेचर में उनकी जानी मानी जो राइटिंग है वह सिविल एंड मोरल के अंदर, ऐसे के अंदर दिखती है। ही वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग द हिस्ट्री ऑफ साइंस, बता दिया, हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड फिलोसफी। क्वेश्चन सीधा बनता है, हिस्ट्री ऑफ एंड साइंस एंड फिलोसफी सब्जेक्ट मैटर बिलोंग्स टू विच राइटर, है ना। हिज राइटिंग कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ ऐसे, मैंने बता दिया नंबर्स ऑफ ऐसे इन्होंने लिखे। सम अदर वर्क, इनके कौन कौन से वर्क है देखिए, एसेज इटसेल्फ बुक लिखी इन्होंने, और द न्यू अटलांटिस लिखा, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी VII लिखी, द ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रू फिलोसफी की बात आई तो फ्रांसिस बेकन है, ये ध्यान रखना है। ये सारे जो इन्होंने प्रोस राइटिंग लिखी। इनके साथ साथ आपको कुछ ऐसे, हालांकि इन्होंने नंबर ऑफ ऐसेज लिखे, इन्होंने लगभग 50 के आसपास, 40 के आसपास ऐसे लिखे हैं। तो सारे नाम तो आप जो है याद रख लें, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ऑफ डेथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ प्रेस, ऑफ लव, ऑफ सुपरस्टिशन, ऑफ बोल्डनेस, ऑफ बर्थ, ऑफ ग्रेट प्लेसेस, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ ट्रैवल, इन सभी के ऊपर उन्होंने, ऑफ जुडिकेचर, इन सभी के ऊपर उन्होंने क्या लिखे, ऐसे लिखे हैं। तो ये आपको जो है एलिजाबेथन पीरियड के और शेक्सपियर एज के हमने मेन प्रोमिनेंट राइटर्स, ऑथर्स के बारे में हमने बात की, और उस पीरियड की, एलिजाबेथन पीरियड और शेक्सपियर एज जिसको हम कहते हैं, उसके क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे और क्या क्या उसमें लिखा गया। ऑथर्स और उनके राइटर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके क्या पीस ऑफ वर्क हैं, उनकी कौन कौन सी बुक्स लिखी गई है, ये हमने देखा। एलिजाबेथन पीरियड जब समाप्त होता है, रेनेसां के 4 डिवीजन हमने किए थे, ठीक है। तो एक डिवीजन था एलिजाबेथन पीरियड, जिसको शेक्सपियर एज भी कहते हैं। सेकंड एज जो थी वो जैकोबियन एज थी। सेकंड एज जो है जैकोबियन एज है। किंग जेम्स फर्स्ट का एलिजाबेथ का रूल डिक्लाइन हुआ, उसके बाद किंग जेम्स फर्स्ट का रूल आया। तो उस पीरियड को लैटिन में जैकोबस कहते हैं, जेम्स को, तो उस पीरियड को जैकोबियन एज कहा जाता है। 1603 से 1625 के बीच में यह एज चलती है। अब इस एज के अंदर, यह जो एज है, इसमें एलिजाबेथ पीरियड जो है समाप्त होता है और नया जैकोबियन एज आती है। जैकोबियन जेम्स फर्स्ट का रूल आता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो इसको पूरा एक अलग एज मान लिया गया है। इस एज के अंदर प्रोस राइटिंग का जो वर्क था वह ज़्यादा हुआ। प्रोज राइटिंग ऑफ बेकन, दिस एज इंक्लूड्स, इस एज के अंदर क्या क्या हुआ, प्रोज राइटिंग ऑफ बेकन्स की जो मोस्ट ऑफ प्रोस राइटिंग हमने फ्रांसिस बेकन को अभी एलिजाबेथ पीरियड में देखा। एलिजाबेथ पीरियड में उनकी कुछ 8 से 10 ऐसे जो थे उस पीरियड में लिखे गए। ऑलमोस्ट 1597 से उन्होंने ऐसे लिखने स्टार्ट किए, तो कुछ ऐसे जो थे वो उसमें लिखे गए, लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसे जो थे वह जैकोबियन पीरियड में फ्रांसिस बेकन के
द्वारा लिखे गए हैं, ध्यान में रखना है। जॉन डॉन्स की सरमन, जॉन डॉन के द्वारा लिखी हुई सरमन, ये भी प्रोस राइटिंग है, यह भी प्रोस है, यह प्रोस लिखा गया। रॉबर्ट बर्टन के द्वारा एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट मेलनकोली, डिप्रेशन के ऊपर उन्होंने ऐसे लिखा है, प्रोस राइटिंग की है, यह भी ऐसे है, प्रोस राइटिंग है, यह लिखा है। तो ये प्रोस राइटिंग का काम जैकोबियन पीरियड में ज़्यादा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। किंग जेम्स ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल का किंग जेम्स के द्वारा, किंग जेम्स जो है उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा प्रोस राइटिंग के अलावा शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं, जो ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, जो हमने बात कर ली है शेक्सपियर के बारे में, जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है वो 1602 से लेकर 1608 के बीच में जो ट्रेजेडीज़ लिखी गई हैं वो सारी मैकबेथ लेके किंग लियर से लगा करके सारी ओथेलो जितनी भी हैं वो सारी के सारी ट्रेजेडीज़ जो हैं इस पीरियड के अंदर लिखी गई हैं। तो यह भी ट्रेजेडीज़ जो हैं किस पीरियड में लिखी गई हैं, जैकोबियन एज में लिखी गई हैं। किस एरा में लिखी गई हैं, तो 1602 से लेकर 1608 के बीच में शेक्सपियर की ट्रेजेडी लिखी गई है, जो कि हमने कल डिस्कस किया। शेक्सपियर ग्रेट। अदर वर्क ऑफ रॉबर्ट बूटन का कुछ और काम, बेन जॉनसन के द्वारा भी कुछ प्रोस लिखे गए हैं, माइकल ड्रेटन के द्वारा, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, जॉर्ज चैपमैन, थॉमस मिडल्टन एंड फिलिप मैसिंजर। यह मेन प्रोमिनेंट जो है वह पर्सनालिटीज़ हैं जैकोबियन एज की, जो हमको याद ध्यान में होनी चाहिए। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, जॉन वेबस्टर, जॉन चैपमैन, थॉमस मिडल्टन बिलोंग्स टू विच पीरियड, विच एज, किस एज से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। तो जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। तो हमको जो है जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, जो पर्सनालिटीज़ हैं वो किस एरा में, किस एज में आती हैं और उनके द्वारा क्या राइटिंग पीस, कौन कौन से वर्क लिखे गए हैं, यह भी हमको जानकारी में अच्छी तरह से होना चाहिए। तो जैकोबियन एज जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिमिटेड है, इसकी जो फीचर्स हैं, कुछ मेन बातें हैं। प्रोस राइटिंग का यह एज थी, ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट जैकोबियन के बाद आपको पता है रेनासा को हमने एलिजाबेथन एज या शेक्सपियरियन एज, सेकंड जैकोबियन एज और थर्ड जो है वो कैरोलिन पीरियड या कैरोलिन एज के अंदर बांटा, जो कि 1620 या 25 से 1660 के बीच में माना जाता है। इसको एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं ना, इसको एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं क्लास को बिल्कुल भी लेंदी नहीं करना चाहूँगा, मैं शॉर्ट क्लासेस, मैंने आपको पहले ही कर दिया, मिशन सेकंड के 2025 की थ्योरी क्लासेस की सीरीज़ जो है शॉर्ट क्लासेस हम 20-25 मिनट्स 30 या इसके अंदर अंदर ही हम रखना चाहेंगे। मैं अगर जैकोबियन एज को लेता हूँ, पूरा लेता हूँ, तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। फिर भी मैं जैकोबियन एज को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम कल आगे देखेंगे। और तो इट वाज द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट जो थे, उनका जो रेन था, उनका जो समय था, दैट इज कॉल्ड कैरोलिन पीरियड, इन द लैटिन कैरोलस से कैरोलिन बना, इन द एज आल्सो नोन एज एज ऑफ मिल्टन, और सेकंड रिनासा भी कहा जाता है, इस एज को सेकंड रिनासा कहा जाता है। जानकारी रखना, दिस एज वाज क्लियरली कॉन्ट्रास्टेड फ्रॉम द एज ऑफ एलिजाबेथ से। यह एज जो है वो पूरी तरह से कॉन्ट्रास्ट कर देती है, डिस्टिंग्विश कर लेती है। क्या क्या इसके फीचर, एलिजाबेथन एज मार्क्ड बाय स्पिरिट ऑफ यूनिटी, पैट्रियोटिज्म एंड डिवोशन टू क्वीन, ठीक है, क्वीन के प्रति डिवोशन था एलिजाबेथन पीरियड में, ठीक है, यूनिटी ऑफ पैट्रियोटिज्म था एलिजाबेथन पीरियड में। लेकिन यहाँ इस एज में आते आते जो किंग और क्वीन के प्रति जो फेथ था, ठीक है, वो फेथ धीरे धीरे क्या होता है, डिवोशन धीरे धीरे खत्म होता है। एलिजाबेथन लिटरेचर इंटेंसली रोमांटिक था, ठीक है, शेक्सपियर ने काफ़ी रोमांटिक सोनेट वगैरह लिखे हैं, विच इंस्पायर्ड यूथ, जो कि यूथ को इंस्पायर करती थी, थ्रोअप्स करती थी, ठीक है, यूथ होप और वाइटलिटी पर बेस्ड थी। लेकिन इस पीरियड में आके वह जो ईजी लैंग्वेज जो रोमांटिक पीरियड की थी उसको यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो 17th सेंचुरी लिटरेचर वाज मार्क्ड बाय मेलनखली। अब ये जो एज आ गई थी, जो कैरोलिन एज आ गई थी, जो कि 17th पीरियड ऑलमोस्ट जो है वो आधा निकल चुका था। तो इस पीरियड में जो मेन थी मेलनखली, जो था वो मेन सब्जेक्ट था, स्पिरिचुअल सर्टेनिटी इस एज की जो थी वह मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ब्योएंसी एंड ऑप्टिमिज्म ऑफ एलिजाबेथ एज का ऑप्टिमिज्म और उससे बिल्कुल अलग मेलनकली और स्पिरिचुअल सर्टेनिटी इस एज की कैरेक्टरिस्टिक। वी फाउंड डिक्लाइन इन लिटरेचर। हालांकि जो शेक्सपियरियन एज जो थी, जो एलिजाबेथन एज थी, उसकी
उसमें जो लिटरेचर था शेक्सपियर के कारण बहुत ही रिच था और बहुत ही ग्लोरीफाई था और सब्जेक्ट मैटर भी उसका काफ़ी एलिवेटेड था। लेकिन इस पीरियड में आते आते लिटरेचर जो था वो डिक्लाइन हुआ था, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। जॉन मिल्टन बहुत ही बड़े जो पर्सनालिटीज़ थे इस एरा के, लेकिन फिर भी डिक्लाइन कंपैरिजन एलिजाबेथन पीरियड के कंपैरिजन में डिक्लाइन हुआ था। दिस एज वाज आल्सो नोन एज प्यूरिटन एज, इसको प्यूरिटन एज भी कहते हैं, सेकंड रिनासा कहते हैं। प्यूरिटन एज वाज आल्सो नोन एज जैकोबियन एज और कैरोलिन एज, दोनों को मिला देंगे तो प्यूरिटन एज माना जाता है। बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी इस एज के अंदर प्यूरिटन एज के दूं मैं या कैरोलिन एज के अंदर बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जो थी वह बड़े लेवल पर लिखी गई। डिटेरियोरेशन ऑफ रिनासा स्पिरिट, रिनासा स्पिरिट जो थी वह धीरे धीरे गिर रही थी। रिनासा स्पिरिट जो भी थी हमने बात की वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जर्नल्स एंड डायरीज, जर्नल और डायरीज जो थी वो पॉपुलर हो रही थी। इसमें फॉक्स जर्नल और पेपिस डायरी जो थी सबसे पॉपुलर डायरी थी और जर्नल था। ध्यान में रखना, एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल नोटिस में रखना है आपको। जॉन मिल्टन जो थे वह प्यूरिटन स्पिरिट के मेन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर थे। इन प्यूरिटन मूवमेंट पीपल वांटेड टू फ्री फ्रॉम डेस्पोटिक रूलर, जो निरंकुश शासक थे उनसे फ्री होना चाहते थे। किंग और किंगडम के प्रति जो उनका फेथ था, ठीक है, डिवोशन था, वो बिल्कुल खत्म हो रहा था, उनसे फ्री होना। सीरियसनेस एंड पैगनिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द रेनासा ऑफ 17th सेंचुरी का यह जो रेनासा का जो एरा था, इसके अंदर सीरियसनेस और पैगनिज्म जो था, पैगनिज्म का मतलब मूर्ति पूजन, ठीक है, धर्म के प्रति बात, यह जो था वो धीरे धीरे आ रही थी। द टर्म प्यूरिटन वाज फर्स्ट गिवन टू दोज पीपल हु फेवर चेंजेस इन फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ रिफॉर्म, ठीक है। प्यूरिटन एज के लोग जो थे वो प्यूरिटन सबसे पहले जो वर्ड था वो किसके लिए काम में लिया गया, जो कि इंग्लिश चर्च का मतलब इंग्लिश चर्च में रिफॉर्म चाहते थे। इंग्लिश चर्च के अंदर जो वर्शिप होती थी उस वर्शिप पैटर्न के अंदर और उस डिवोशन के अंदर जो रिफॉर्म चाहते थे उससे प्यूरिटन प्योरीफाई करना, ठीक है, तो उसको लेकर के रिफॉर्म्स करना चाहते थे। प्यूरिटन मूवमेंट वाज नोन एज सेकंड रिनासा। दिस मूवमेंट वाज अपोज्ड बाय चार्ल्स फर्स्ट जो थे और बिशप जो चर्च के पादरी वगैरह थे, उन्होंने इस प्यूरिटन जो एज था, प्यूरिटन जो मूवमेंट था उसका उन्होंने पूरी तरह से अपोज किया, उसको रिजेक्ट किया, उसका बायकॉट किया। तो ये बातें हैं कैरोलिन पीरियड की। हम इसके मेन पर्सनालिटीज़ कौन से हैं, कैरेक्टर्स कौन से हैं, मेन ऑथर्स कौन से, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हमारी बात करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया, क्लास को हम लेंदी बिल्कुल भी नहीं करेंगे और नेक्स्ट क्लास रिनासा पार्ट 3 के अंदर आप इस जो हमारा कैरोलिन पीरियड है इसका रेस्ट ऑफ पोर्शन हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और राधे राधे।